हेलो एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ। 3 जुलाई की क्लास है अपनी और आज के द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स आप देखेंगे थोड़े बोरिंग और इररेलेवेंट लगेंगे आपको। इसलिए एडिटोरियल्स को छोड़ करके द हिंदू के इस आर्टिकल को कवर करेंगे। होप अमिट्स डिस्टोपिया इसका टाइटल है। आर्टिकल लिखा गया है लोकशाही के, लोकतंत्र के यानी डेमोक्रेसी के जुझारू बने पे। जब जब लोगों को लगता है कि डेमोक्रेसी को खतरा है, डेमोक्रेसी खुद ही अपना जवाब खुद से दे देती है। बहुत मजबूत है भारत की डेमोक्रेसी, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ में। जो भी इस क्लास में आप सीखें, इस क्विज पे आपको क्लास के लास्ट में अप्लाई करना है। क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन के, वोकैब के और ग्रामर के मिलेंगे। सॉल्यूशन क्विज के क्लास के अंत में ही आपको करवाएंगे। अभी पूरे मन से क्लास को लो, 10 में से 10 आपको नंबर मिल जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है जी होप अमिड्स्ट डिस्टोपिया। देखिए ये वर्ड पकड़ लो, डिस्टोपिया क्या होता है जी? इसको आप बोल सकते हैं रावण राज्य। शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ आपको मैं। ऐसा एक स्टेट, ऐसी एक अवस्था, ऐसा एक माहौल जहाँ पे पाप का राज हो, अराजकता हो, एनार्की हो, डिसऑर्डर हो, है ना, जस्टिस ना हो। तो अ स्टेट ऑफ अटर होपलेसनेस। होपलेसनेस नहीं बोल सकते इसको, अटर एनार्की लिख देता हूँ, ठीक है, एंड इनजस्टिस। तो ये होता है जी डिस्टोपिया। अगर आपको डिस्टोपिया देखना हो आज के डेट में तो आप जाकर के देखें अफगानिस्तान में, है ना, कुछ हद तक सोमालिया में। तो ये डिस्टोपियन कंट्रीज है, यहाँ पे बड़ी आपको खराब व्यवस्था मिलेगी। डिस्टोपिया का बिल्कुल उल्टा होता है जी यूटोपिया, परफेक्ट स्टेट। परफेक्ट स्टेट एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा देश जहाँ पे एवरीथिंग इज परफेक्ट। अ स्टेट वेयर एवरीथिंग इज आइडियल। लोग भी अच्छे हैं, पॉलिटी भी अच्छी है, इकोनॉमी भी अच्छी है, सबको नौकरी है, सबके पास लाइफ जीने के अवसर हैं। इसको बोलते हैं यूटोपिया या राम राज्य। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के उल्टे हैं, टोपिया टोपिया से बने हैं, याद रखना। कह रहा है जी होप मिली है हमें डिस्टोपिया के चलते। आर्टिकल के राइटर को लग रहा है कि देश में काफ़ी डिस्टोपिया वाले माहौल है, लेकिन फिर भी बीजेपी को कम वोट्स दिला करके लोगों ने ही होप हमें दिखाई है डिस्टोपिया के बीचों बीच। अमिट्स का मतलब आप समझते हैं, किसी चीज़ के चलते हुए। आगे कह रहा है जी लिबर्टीज लास्ट लाफ। देखिए लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम, और लास्ट लाफ एक फ्रेज अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है जी अल्टीमेट विक्ट्री। देखिए लास्ट मतलब आखिरी, लाफ मतलब हंसी। मुझे बताओ, दो आदमियों का झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, लास्ट में कौन हंसेगा? जब भी 2 3 4 5 लोग लड़ रहे होते हैं, लास्ट हंसी जिस आदमी की होती है, उन पांचों में से जिस पार्टी की होती है, वो पार्टी जनरली विनर होती है। भाई विनर ही सबसे लास्ट में हंसता है ना, बाकी सब तो हंस लिए और जो करना था कर लिए। तो लास्ट लाफ वहीं से फ्रेज निकाला है हमने। आपकी अल्टीमेट विक्ट्री को, कंक्लूसिव विन को बोलते हैं लास्ट लाफ। कह रहा है वैसे ही देश में लिबर्टी को लास्ट लाफ मिली है, आज़ादी को जो है सबसे अच्छी जीत मिली है। चलिए थोड़ा ड्रामेटिक आर्टिकल है, लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ अपने को पढ़ना ही है। कह रहे द वोटर इन इंडिया स्टैंड्स टॉल इन स्टाइडली कन्वेइंग हर इंडिग्नेशन। कह रहे जो वोटर है भारत का, वो स्टैंड टॉल करता है। स्टैंड टॉल करना यानी मजबूती से खड़ा होना। जैसे किसी जानवर के सामने आप लंबे होकर खड़े होते हैं ना, उसको डोमिनेट करने के लिए। कह रहे वोटर भी भारत का मजबूती से खड़ा है, डोमिनेट कर रहा है। और किस काम में? बहुत ही जोरों से, स्ट्राइडेंटली। स्ट्राइडेंट मतलब एकदम क्लियर मैनर के अंदर और जोरों से किसी चीज़ को कहना, बहुत जोरों से कन्वे करने में अपनी इंडिग्नेशन को, अपने गुस्से को। इंडिग्नेशन यानी एंगर। और ये गुस्सा किस चीज़ पे है वोटर को? ये गुस्सा है एट द राइज ऑफ क्रीपिंग इंसीडियस अथॉरिटेरियनिज्म। ये गुस्सा आ रहा है वोटर को राइज की वजह से, उछाल या बढ़ावे की वजह से, ऐसे अथॉरिटेरियनिज्म का, ऐसी तानाशाही का जो इंसीडियस भी है और क्रीपिंग भी है। क्रीपिंग का मतलब होता है जो धीरे धीरे ग्रो करे। दूर से आपको दिख रहा हो कोई चीज़ आ रही है, कोई जानवर
पास आपके आता जाए और आपको पता भी ना लगे, कोई बड़ा सा कीड़ा मकोड़ा है ना, वो क्रीप होते हैं। तो क्रीपिंग मतलब कोई चीज़ जो बहुत स्लोली एडवांस कर रही हो, ग्रो कर रही हो और आपको पता ना लगे। और इंसीडियस का मतलब होता है बहुत ही डिसेप्टिव तरीके से हार्मफुल। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे पौधे हैं जो अगर आपकी फसल में लग गए आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फसल को ही ख़राब कर देंगे। इंसीडियस प्लांट्स होते हैं। शरीर में कोई बीमारी है जो आपको शुरू में लग रहा है यार कुछ भी नहीं है, ये 2 3 4 महीने बाद आपको पता लगा इसने आपका पूरा हेल्थ बिगाड़ दिया है। तो ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर होती हैं लेकिन डिसेप्टिव तरीके से होती हैं, आपको पता नहीं लगता और वो हार्मफुल होती हैं, उनको बोलते हैं इंसीडियस। वर्ड्स थोड़े हैवी हैं। तो कह रहा है वाटर खड़ा है बहुत मजबूती से जोरों के साथ कन्वे करने में अपने गुस्से को, अपने इंडिग्नेशन को। और ये गुस्सा वाटर को आया था राइज की वजह से, उछाल या बढ़ावे की वजह से, जो है धीरे धीरे ग्रो करने वाला और बिल्कुल चुपचाप तरीके से अंदर बसा हुआ है, जो हार्मफुल भी है ऐसे अथॉरिटेरियनिज्म के सामने, ऐसे तानाशाही के सामने। चलिए, मैंने इस आर्टिकल को लिया इसकी वोकैब की वजह से। ऐसी खतरनाक वोकैब है इस आर्टिकल में, पढ़ के आपको भी मजा आएगा। वोटर सब्जेक्ट है, स्टैंड टॉल इसकी वर्ब है। स्ट्राइडेंटली मतलब मैंने आपको बता दिया, जोरों से आप जब बोलते हैं किसी चीज़ को, है ना, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। इंडिग्नेशन होता है जी गुस्सा, ये वर्ड अभी आगे देखेंगे डिटेल में। क्रीपिंग यानी कोई ऐसा छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, जैसे वो धीमे धीमे आपकी तरफ आता है, आपको पता ही नहीं लगता है, अचानक से आपको दिखता है ये कीड़ा इतना बड़ा मेरे पास क्या कर रहा है ना, वो क्रीप होता है। क्रीपिंग ऐसे हर कोई चीज़ जो आपके पास आए। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। सारे वर्ड्स एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। क्लास में मज़ा आता है, इसका बेनिफिट लेते हो तो एक लाइक दे दिया करो। आपके लाइक से बहुत लंबी रीच मिलती है चैनल को यूट्यूब पे और दूसरे स्टूडेंट्स तक हम पहुंच पाते हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में, फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी आज की। 5 वर्ड्स हैं, शुरू करेंगे ईडन से। आपने क्रिकेट विकेट देखा है तो ईडन गार्डन पता होगा आपको। कोलकाता में ईडन गार्डन नाम का एक स्टेडियम है। तो ईडन गार्डन जो है ना, वो ईडन वर्ड का मतलब है स्वर्ग, जहाँ पे एडम और ईव रहते थे, है ना, जो आदि पुरुष थे हमारे, आदि स्त्री और आदि पुरुष जो पैराडाइज में रहते थे, उसको बोलते थे ईडन। तो ईडन वर्ड को समझ लेना, स्वर्ग से जोड़ के रखना, हेवन से या पैराडाइज से। बुल मार्केट्स आर ईडन ऑफ वेल्थ फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। बुल मार्केट्स जो हैं वो वेल्थ का ईडन है, वेल्थ का स्वर्ग है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अभी बुल मार्केट्स ही चल रही है, आपको पता होगा स्टॉक्स में, तो ये वेल्थ का स्वर्ग है सभी के लिए, ईडन है। अब देखो, ईडन को यूटोपिया भी बोल सकते हैं। यूटोपिया मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्टेट, हर आदमी की जेब में पैसा है, हर के जेब में खाना है, सभी मॉरली सही हैं, कोई क्राइम नहीं है, कोई किसी से चोरी चकारी नहीं कर रहा, सब सुखी से सुख से रहते हैं, है ना। ऐसे राम राज्य को अंग्रेजी में बोलते हैं यूटोपिया। तो ये वर्ड आप ईडन का सिनोनिम आर्टिकल में यूटोपिया देखेंगे। और इसका बिल्कुल उल्टा होता है डिस्टोपिया, जहाँ पे सब कुछ खराब है ना, क्राइम ही क्राइम है, सबके मन में एक दूसरे के लिए हेट्रेड है। ऐसे जो है स्टेट को, ऐसे राज्य को, ऐसी अवस्था को बोलते हैं डिस्टोपिया। तो यूटोपिया और डिस्टोपिया नाम के वर्ड्स यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास इंडिग्निटी। देखिए, इंडिग्निटी होती है जी, डिग्निटी समझते हैं आप, डिग्निटी समझते हो, डिग्निटी यानी गरिमा, और इंडिग्निटी मतलब गरिमा पे हमला, इनजस्टिस और इंसल्ट, जिससे आपकी बेइज्जती हो, और ख़ास करके वो वाली बेइज्जती जिसमें आपको लगे मेरी कोई गलती नहीं थी। समझ पा रहे हो आप, आपको लगे कि मुझे तो जानबूझ करके बेइज्जत किया जा रहा है। तो ऐसी जो इंडिग्निटी होती है, ऐसी जो समझ गए, इस तरह की जो डिस्ग्रेस होता है, इंसल्ट होती है, उसको बोलते हैं इंडिग्निटी। द चेयरमैन सफर्ड द इंडिग्निटी ऑफ बीइंग रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द मीटिंग
चेयरमैन को इस इंडिग्निटी को सफ़र करना पड़ा, इस बेइज्जती को सहना पड़ा, जो थी मना किए जाने की मीटिंग में एडमिशन को। किसी वजह से चेयरमैन को ही बोल दिया गया आपको मीटिंग में नहीं आना है, तो ये एक बहुत बड़ा इंसल्ट है ना, चेयरमैन के लिए इंडिग्निटी है। तो ऐसी बड़ी इंसल्ट्स को इंडिग्निटी, इग्नोमिनी भी बोलते हैं, ऑप्रोब्रियम भी बोलते हैं। ये वर्ड मुझे पता है थोड़े मुश्किल लगेंगे आपको, फिर भी इग्नोमिनी और इंडिग्निटी एक दूसरे के सिनोनिम है, कोशिश करना दिमाग में बिठाने की। अब इस इंडिग्निटी से ही वर्ड बना है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन ये वो वाला गुस्सा है जो आपको इंडिग्निटी पे आता है। आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे विक्टिम बनाया गया है, ये एक साजिश है मुझे मेरे साथ अन्याय करने की, है ना, मेरी बेइज्जती करने की। तो इंडिग्निटी पे आने वाले एंगर को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिग्नेशन, जिसमें आपको, है ना, आप खुद को सही समझते हैं, ऐसा एंगर। चलिए अगला वर्ड है इंसीडियस। इसको बड़ा आसानी से आप तोड़ के याद करेंगे तो याद रहेगा। ये बना है इनसाइड और अस से। इनसाइड मतलब अंदर, अस मतलब हमारे। हमारे अंदर बैठी हुई वो चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हार्मलेस हैं, लेकिन वो हैं हार्मफुल, जो स्नीकिंग तरीके से, बहुत चुपचाप तरीके से डेंजरस है, इनसाइड अस हैं, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर इज एन इंसीडियस कंडीशन। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही सीक्रेटिवली हार्मफुल कंडीशन है, इंसीडियस कंडीशन है, विच हैज़ फ्यू सिम्टम्स, जिसके सिम्टम्स जो हैं ना के बराबर होते हैं। 15-20 साल बाद आपको पता लगेगा आपको हाई ब्लड प्रेशर है, और तब तक सारे वो वाल्व खुल जाएंगे आपके हार्ट, आपके मतलब किसी के भी। तो हाई ब्लड प्रेशर आपको 15 साल तक पता ही नहीं लगेगा, और आपके हार्ट को वो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके डैमेज करता रहेगा। इंसीडियस को परनीशियस भी बोलते हैं, लाइक ए स्नेक इन द ग्रास। घास में छुपा हुआ सांप, है ना, ये एक इडियम अंग्रेजी में ऐसे ही बताया जाता है। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए अगला वर्ड है एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, लेकिन सोखना दो तरीके से। एक तो आपने पानी, मिट्टी में पानी डाला तो पानी को सोख लिया मिट्टी ने, एक तो वो सोखना है फिजिकल तरीके से, है ना, लिटरल तरीके से। दूसरा, मैंने आपको ये पूरा लेक्चर दिया, समझाया, और आपने हर चीज़ को समझा, तो आपने ज्ञान को सोख लिया। बॉस ने आपको कोई बात बताई, आपने उस बात को सोख लिया, है ना, टीचर ने कुछ समझाया, उस बात को सीख लिया। तो किसी चीज़ को मेटाफोरिकली जब आप सोख लेते हैं, अपने अंदर, समझ गए ना, एंटर कर लेते हैं, वो भी एब्जॉर्ब करना होता है। दोनों तरीके से यूज़ करके दिखा रहा हूँ मैं, फिजिकल तरीके से भी। द सैंड एब्जॉर्ब ऑल द वाटर। सैंड ने, मिट्टी ने सोख लिया सारा का सारा पानी। तो यहाँ तो एक फिजिकल एक्टिविटी हो गई। दूसरा वाला देखो, अ गुड स्टूडेंट एम्स टू एब्जॉर्ब। एक अच्छा स्टूडेंट एम करता है कि वो सोख लेगा एवरीथिंग ही और शी रीड्स, जो भी वो रीड कर रहा है, जो भी वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से सोखने के लिए एब्जॉर्ब वर्ड यूज होता है। इसकी नाउन, इसकी जो सिनोनिम्स हैं उनमें से सबसे अच्छा सिनोनिम है एसिमिलेट। एसिमिलेट, किसी चीज़ को अपने अंदर ला करके सिमिलर बना लेना, अपने जैसा बना लेना, सोख लेना, उसको ग्रहण कर लेना। तो एसिमिलेट का नाउन फॉर्म होता है एसिमिलेशन। जैसे एब्जॉर्ब से एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेट से एसिमिलेशन। तो नाउन फॉर्म को आप आर्टिकल में देखेंगे। किसी चीज़ को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, एक्ट है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। चलिए लास्ट वर्ड है एबरेशन। एबरेशन और एनोमली एक ही बात है। क्या होता है ये? एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन समझते हैं ना, अपवाद, किसी चीज़ में आने वाला एक अपवाद एबरेशन या एनोमली कहलाता है। इन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज अनमैरिड वीमेन आर सीन एज एबरेशन। दकियानूसी समाजों में अनमैरिड औरतें जो हैं वो एक एबरेशन की तरह, अपवाद की तरह देखी जाती हैं, है ना। उनको, है ना, उनको जैसे एलियन को देखते हैं ना, इस तरीके से उनको परसीव करते हैं समाज में, बड़ी हैरानी के साथ कि इस लड़की ने शादी नहीं की। तो ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ का एबरेशन है, एनोमली है। तो यू विल सी द वर्ड एबरेशन इन द आर्टिकल टुडे। पांचों ही वर्ड्स अपने अपने अच्छे लेवल के हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे एक समरी आपको दे। समरी तो आप समझ ही गए होंगे। द हिंदू का आर्टिकल है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, लिबरलाइजेशन की तरफ जाता है, लिबरल है थोड़ा सा। और इस आर्टिकल का यही कहना है कि इस बार जो बीजेपी को वोट परसेंटेज में रिडक्शन दिखा है, सीट्स में रिडक्शन दिखा है, ये कुछ और नहीं है, ये देश में आज़ादी का, लिबर्टी का लास्ट लाफ है। लोग जो हैं खड़े हुए हैं बीजेपी के अथॉरिटेरियनिज्म के सामने, इनकी सटल इंसीडियस तानाशाही के सामने। अब ज़्यादा दिमाग इस आर्टिकल पे लगाना नहीं है, पॉलिटिकल कमेंट्री है।
इंग्लिश सीखने के ऑब्जेक्टिव से इस आर्टिकल को आपको है ना कवर करना है। कमेंट सेक्शन में आप झगड़ा करने लगते हो एक दूसरे के साथ में, टाइम वेस्ट करते हो, ये सब चवन्नी छाप कामों के लिए वक्त नहीं है आपका, जीवन बनाने का वक्त है। इसमें से हर मिनट को आपको सही तरीके से, अमूल्य तरीके से यूज़ करना है। किसी बच्चे को मैं दूसरे बच्चे से कमेंट सेक्शन में लड़ाई करते हुए ना देखूं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए, आज की टोन है, एक तो ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है, और दूसरी इसकी टोन कही जा सकती है, वो आपको लास्ट में बताऊंगा क्लास के, ठीक है? थोड़ा सा आपको भी खुद से आइडिया लगे। ऑप्टिमिस्टिक तो आप देख ही लोगे शुरू में। कह रहा है जी, इन टूडेज डेमोक्रेसी वेयर कॉन्ट्रडिक्शंस मिंगल इन अ वाइब्रेंट मिक्स, द आइडलिस्ट नोशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी फेसेस अ स्टार्क चैलेंज। कह रहा है आज की डेमोक्रेसी में जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन जो है मिंगल करती हैं, कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास, मिंगल करना यानी मिक्स हो जाना, जहाँ विरोधाभास मिक्स होते हैं, मिंगल करते हैं एक वाइब्रेंट मिक्स में। मिक्स यानी मिक्सचर, वाइब्रेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा जोश से भरा हुआ, उत्साही, है ना, जो वाइब्रेशन जिससे भरा हुआ हो। तो कह रहा है ऐसी डेमोक्रेसी में जहाँ पे एक तरफ बहुत ही राइट विंग पॉलिटिक्स है, एक तरफ बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स है, लेकिन वो आपस में मिल करके रह रहे हैं वाइब्रेंट तरीके से, मिक्स बना करके। कह रहा है इसमें जो आइडलिस्ट नोशन है, इसमें जो आदर्शवादी विचार है, आइडलिस्ट यानी आदर्शवादी, नोशन यानी विचार, जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, विविधता में एकता का। कह रहा है ये विचार जो है ये फेस कर रहा है एक स्टार्क चैलेंज को, एक प्लेन से और जो है परेशान कर देने वाले चैलेंज को। स्टार्क का मतलब होता है एकदम प्लेन कोई चीज़ हो जो साफ तरीके से दिख रही हो और जो आप में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी लाए, है ना, आपको दिख रहा है कि ऐसा होने वाला है और गलत होने वाला है, तो वो एक स्टार्क जो है ना सिचुएशन है। तो आज की डेमोक्रेसी में जहाँ विरोधाभास एक दूसरे के साथ एक वाइब्रेंट मिक्स में चल रहे हैं, तो ये आदर्शवादी ख्याल जो है ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर विविधता में एकता का, इसके सामने एक चैलेंज आ गया है। कॉन्ट्रडिक्शंस आप समझते हैं, अपोजिंग व्यूज़ को बोलते हैं, विरोधाभास को बोलते हैं। वर्ब है इनकी मिंगल। मिंगल का मतलब होता है मिल जाना, कंबाइन हो जाना, ब्लेंड कर जाना, मिक्स कर जाना। सिंगल में क्या है आप? सिंगल में अकेले हैं, और मिंगल में किसी के साथ में जुड़े हुए हैं। सिंगल मिंगल ऐसे याद रखोगे तो बैठ जाएगा। नोशन का मतलब है ख्याल, विचार, आइडियोलॉजी, है ना, थॉट। फेसिस इसकी वर्ब है। कह रहा है द यूटोपियन विजन ऑफ ए हार्मोनियस सोसाइटी सीम्स अ फार क्राई। जो यूटोपियन विजन है, यूटोपिया मैंने आपको बताया था, राम राज्य, सब कुछ अच्छा सी, चंगा सी। कह रहे सब चंगा सी वाला जो विजन है, राम राज्य वाला जो नज़रिया है, एक हार्मोनियस सोसाइटी का, ऐसे समाज का जिसमें सब हार्मनी से रहते हैं। कह रहे ये दिखाई देता है एक फार क्राई, ये दिखाई देता है एक दूर का ढोल, दूर का सपना। और कहाँ से? फ्रॉम द रियलिटी ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म, रेफ्यूजी क्राइसिस एंड जीनोफोबिया। ये दूर का सपना दिखाई देता है इस रियलिटी से, इस हकीकत से, जो है राइट विंग नेशनलिज्म की। राइट विंग आप समझते हैं ना, दक्षिणपंथी, है ना, जो नेशनलिज्म ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, धर्म के हिसाब से बहुत रिजिड हैं, राइट विंग। तो कह रहा है ये इस रियलिटी से, इस हकीकत से जो आज चल रही है राइट विंग नेशनलिज्म की पूरी दुनिया में, रेफ्यूजी क्राइसिस की चल रही है, यूक्रेन से और हर जगह से रेफ्यूजी भाग रहे हैं ना अपनी जान बचाने के लिए पैलेस्टीन से। और जीनोफोबिया की, जीनोफोबिया होता है जी बाहर से आने वाले या दूसरे अनजान लोगों का डर, है ना। जो आदमी मेरी जाति का, मेरे धर्म का, मेरे देश का नहीं है, वो आदमी अजीब है, गरीब है और मुझे उससे कुछ नहीं लेना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीनोफोबिया। तो यहाँ से इन सब चीज़ों से ये हार्मोनियस सोसाइटी का जो ख्याल है, जो विजन है, वो एक दूर का सपना लगता है, क्योंकि चल रही हैं आजकल ये सभी चीज़ें। विजन की वो है सीम्स अ फार क्राई, मैंने आपको बता दिया, दूर का सपना। ये सब चीज़ें चल रही हैं आजकल। जीनोफोबिया देख लेना। जीनोफोबिया मतलब फियर ऑफ फॉरेन और स्ट्रेंज थिंग्स। मैंने आपको बताया ना, जो मेरे रिलीजन का नहीं है, उस आदमी से मैं दूर रहूँगा, है ना। पता नहीं क्या, कौन से रिलीजन का आदमी है, पता नहीं क्या बात करता है। इसी बेवकूफ़ी भरे ख्याल को अंग्रेजी में बोलते हैं जीनोफोबिया, जिसमें आपको आप और आपका परिवार और आपका समाज और आपके धर्म के अलावा सब कुछ जो है ना, अजीब लगता है। ऐसा होना भी नहीं चाहिए वैसे तो। चलिए, जीनोफोबिया जो है ये फोबिया नाम के रूट से बना हुआ वर्ड है, और फोबिया से ये सारे वर्ड्स बनते हैं। आज 5-10 मिनट लगाओ
और इन वर्ड्स को दिमाग में बैठा लो। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके सामने, फटाफट नोट्स बना लेना। इनमें से कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ड आएगा, और आप बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी आप देख भी चुके होंगे, है ना, एग्जाम्स के अंदर आते हुए। एब्लूटोफोबिया, अगोराफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाएंगे आप, मैं भी नहीं बोल पा रहा। ट्रिस्काइडिकाफोबिया, नोमोफोबिया। चलो पहले इजी वाले देख लेते हैं भाई। एस्ट्रोफोबिया यानी, एस्ट्रो यानी स्टार्स, ऐसा फोबिया डर जिसमें आपको सितारों वितारों से डर लगता है ना, सेलेस्टियल बॉडीज से, ऊपर स्पेस से, सूरज से, चांद से, एस्ट्रोफोबिया। टेक्नोफोबिया यानी टेक्नोलॉजी का डर है आपको। अब देखो इसका बिल्कुल उल्टा है नोमोफोबिया। ये आजकल नया वर्ड बना है नोमोफोबिया, न्यूली कॉइंड वर्ड है। नोमो का मतलब है नो मोबाइल। आपके पास फियर है, फियर ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू अ मोबाइल फ़ोन या कनेक्टिविटी वाला कोई भी डिवाइस हो, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, इंटरनेट हो। नोमोफोबिया ये नया तरह का फोबिया आजकल चल रहा है। लोगों को लगता है अगर हमारे पास मोबाइल नहीं हो तो हम मर जाएंगे, है ना। चलो हीमोफोबिया बना है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन यानी ब्लड, समझ गए ना, हीमोग्लोबिन भी ब्लड से ही बना है, हीमो से बना है। तो हीमोफोबिया में आपको ब्लड से डर लगता है। निक्टोफोबिया यानी नाइट का फोबिया, आपको रात से डर लगता है। एक्रोफोबिया यानी एक्रोबैट का फोबिया, हाइट का फोबिया, आपको ऊंचाई से डर लगता है। मेगालोफोबिया मतलब आपको मेगा स्ट्रक्चर से डर लगता है, कोई भी बड़ी चीज़ हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी इमारत, बड़ी मूर्ति, कोई भी बड़ी बड़ी जो ऑब्जेक्ट हैं आपको उनको देख के उनको डर लगने लगता है आपको, तो ये होता है मेगालोफोबिया। साइनोफोबिया यानी डॉग्स का डर, कुत्तों का डर। आर्केनोफोबिया यानी फियर ऑफ स्पाइडर्स। आर्केनो से स्पाइडर रूट है, स्पाइडर्स के लिए बनता है। ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मैं लिखता बोलता जा रहा हूँ, देख लेना भाई, लिख लेना कहीं पे, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। ग्लोसो यानी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, आपको लोगों में बोलने का डर लगता है। थानेटोफोबिया में आप थानोस से जोड़ के रखना है इसको, आपको मौत से डर लगता है, खुद के या अपने आसपास के लोगों के मरने से डर लगता है। थानेटोफोबिया फियर ऑफ डेथ। एटीचिफोफोबिया होता है जी फियर ऑफ फेलियर, आपको नाकामयाबी से डर लगता है। क्रोनोफोबिया आपको टाइम से डर लगता है, आपको लगता है चीज़ें पीछे निकलती जा रही हैं, वक्त आगे जाता जा रहा है, क्रोनोफोबिया हो रहा है, आपको वक्त से डर लग रहा है। एब्लूटोफोबिया में पानी से डर लगता है, नहाने से डर लगता है, एब्ल्यूशन से डर लगता है, साफ सफाई से डर लगता है। ठीक है, एब्ल्यूशन वर्ड को देख लेना, जो स्नान किया जाता है पूजा से पहले वो होता है एब्ल्यूशन। अगोराफोबिया में आपको ओपन स्पेसिस से डर लगता है, खुली जगह से, किसी मेले वेले में गए हो, 500,000 लोग हैं वहाँ पे, आपको डर लग रहा है कि मैं कहीं खो ना जाऊँ, ये इतना ओपन स्पेस है ना, कोई मेरे आसपास के लोग मुझे पीछे छोड़ के ना चले जाएं। क्लोस्ट्रोफोबिया बिल्कुल उल्टा है, इसमें आपको क्लोज्ड स्पेस से डर लगता है, लिफ्ट से डर लगेगा, मॉल में कहीं चले गए जो सब बंद है ना, इंडोर प्लेसेस से आपको डर लगता है। और लास्ट में ये अजीब सा है, लिख दिया है मैंने, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आना चाहिए आपको। ये वर्ड है जी नंबर 13 से डर, ट्रिस्काइडिकाफोबा, है ना, ट्राइस्काइडिकाफोबा ऐसा कुछ नाम है ये। ट्राइस्काइडिकाफोबा होता है फियर ऑफ नंबर 13। अजीब है ये, देखते याद आ जाना चाहिए आपको, नंबर 13 से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको डर लगता है। तो ये फोबियाज से बने हुए सारे एडवांस वाले वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स को देख लेना। बढ़े आगे, चलिए। कह रहा है जी डेमोक्रेसीज कॉर्नरस्टोन लिबरलिज्म नाउ स्टैंड्स बैटर्ड। कह रहे डेमोक्रेसी का जो कॉर्नरस्टोन है, या यूं कह दें जनतंत्र का जो सबसे बड़ा आधार है, कॉर्नरस्टोन यानी नींव का पत्थर, जो है लिबरलिज्म, जो है आज़ादी का भाव, लिबरलिज्म। कह रहा है वो स्टैंड करता है, वो खड़ा है बैटर्ड, बैटर्ड यानी चोटिल, अब उसको चोट लगी हुई है। और कैसे खड़ा है? ग्रैपलिंग विद द इटर्नल क्वेरी, ग्रैपल विद करते हुए, सामना करते हुए, टैकल करते हुए इटर्नल क्वेरी का, इस सदा रहने वाले क्वेश्चन का। क्वेरी यानी क्वेश्चन, इटर्नल यानी सदा जो रहे। और क्वेश्चन क्या है? हु गेट्स टू हैव राइट्स, किसको राइट्स मिलने चाहिए। यहाँ पे गेट वर्ब जो है आपके एलिजिबल होने को, डिजर्विंग होने को बता रही है। आई गेट टू डू डैट यानी मेरे पास ये करने की आज़ादी है, यानी ये मुझे करने का डिजर्व, मैं ये करना डिजर्व करता हूँ। तो इसका मतलब है हु गेट्स टू हैव राइट्स, यही क्वेश्चन चल रहा है कि किसके पास ज़्यादा राइट्स होने चाहिए। इटर्नल क्वेरी जो है इससे ग्रैपल विद कर रहा है। कॉर्नरस्टोन जो है इसकी वर्ब है स्टैंड्स। कॉर्नरस्टोन आप समझते हैं, नींव का पत्थर, आधार का पत्थर। बैटर्ड यानी चोटिल, मार खाया हुआ। ग्रैपल विद करना, किसी चीज़ से
निपटना, दो दो हाथ करना, इसको डील विद, इसको कंटेंट विद, पुट अप विद, कोप विद, टैकल करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे जी द यूरोपियन पार्लियामेंट्स लर्ज टूवर्ड्स क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म एंड एंटी माइग्रेंट सेंटिमेंट्स अंडरस्कोर्स अ ट्रबलिंग टिल्ट। कह रहा है यूरोप की जो पार्लियामेंट है उनका जो लर्ज है, लर्ज का मतलब होता है लड़खड़ाती हुई चाल। कह रहा है यूरोप की पार्लियामेंट जो लड़खड़ा करके टूवर्ड्स कर रही है, जा रही है क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म की तरफ। स्केप्टिसिज्म यानी किसी चीज़ पे आपको डाउट या डिसबिलीफ है, और क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म में आपको लगता है कि क्लाइमेट में या क्लाइमेट चेंज में ह्यूमंस का कोई भी रोल नहीं है ना। एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है, एक आइडियोलॉजी है कि ग्लोबल वार्मिंग तो अपने आप ही हो रही है, आदमी कुछ नहीं कर रहा। कह रहा है ये जो यूरोप की पार्लियामेंट आजकल ऐसा सोचने लगी है, इस ख्याल की तरफ लर्ज कर रही है, और एंटी माइग्रेट सेंटिमेंट भी आ रहा है यूरोप की पार्लियामेंट में। कह रहा है ये लर्ज जो है ना, ये अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट करता है एक ट्रबल कर देने वाले, परेशान कर देने वाले मोड की तरफ, टिल्ट की तरफ। और ये कौन सा मोड है? एकोड इन इंडिया जनरल इलेक्शंस, जो एको भी हुआ, जो रेजोनेट भी हुआ, जिसकी गूंज हमें दिखाई दी गई भारत के जनरल इलेक्शन में, आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में। चलो घूम फिर के अब इंडिया पे आ गया है ये यूरोप से। लर्ज की वर्ब है अंडरस्कोर्स, एकोड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्केप्टिसिज्म होता है डिसबिलीफ या डाउट किसी चीज पे। ठीक है, बढ़े आगे। चलो कह रहे जी हाउ एवर द इंडियन इलेक्टोरेट इन ए ड्रामेटिक ट्विस्ट बक्ड दिस ट्रेंड। कह रहा है लेकिन भारत का जो इलेक्टोरेट है, इलेक्टोरेट यानी वोटर्स का ग्रुप, मतदाता हैं सभी के सभी वोटर्स। कह रहा है भारत के मतदाताओं ने ना एक ड्रामेटिक ट्विस्ट में, एक ड्रामा जैसे ट्विस्ट में बक कर दिया इस ट्रेंड को। देखिए बक द ट्रेंड का मतलब होता है किसी ट्रेंड को रजिस्ट करना, किसी जो रुझान है जो चल रहा है उस चीज़ के सामने, है ना, उसको मानने से मना कर देना। दुनिया जा रही है नॉर्थ में, पर आप जा रहे हैं साउथ में। तो भारत के इलेक्टोरेट ने भी अपनी दिशा को बदल दिया, बक कर दिया इस ट्रेंड को जो यूरोप में चल रहा है। और क्या कर दिया, कैसे किया? लाउडली डिनाउंसिंग क्रीपिंग अथॉरिटेरिज्म एंड डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जोरों से डिनाउंस करते हुए, जोरों से क्रिटिसाइज करते हुए, धीमे धीमे बढ़ती हुई तानाशाही को, क्रीपिंग अथॉरिटेरिज्म को, समझते हो ना, अथॉरिटेरिज्म तानाशाही, और डिवाइसिव पॉलिटिक्स को, बांटने वाली राजनीति को। तो भारत में कुछ अलग हुआ यूरोप से, यहाँ पे वोटर जो है अभी भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। इलेक्ट्रेट यानी सभी वोटर्स का ग्रुप, वो है इसकी बक द ट्रेंड। बक करना यानी किसी ट्रेंड को से बचना। आप जब दोनों पांव उछाल करके कूदते हो घोड़े की तरह, उसको बोलते हैं बक करना, है ना। तो कोई ट्रेंड आ रहा था आपकी दिशा में, लेकिन आप उछल गए, उस ट्रेंड को आपने पास कर दिया। इसका बिल्कुल उल्टा होता है किसी ट्रेंड में मिल जाना, तो उसको बोलते हैं जंप द बैंडवैगन। चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका वोकैब का पोर्शन सुना ना आपने, जंप द बैंडवैगन। उसमें आप किसी ट्रेंड को ज्वाइन कर लेते हैं, उससे बचने की कोशिश नहीं करते हैं। और बक वाले में क्या करते हैं आप? कहाँ गया, एक सेकेंड, हाँ, बक वाले में क्या करते हैं आप? उस ट्रेंड को से बच निकलते हैं, उसको आप छोड़ देते हैं उस ट्रेंड को। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। क्रीपिंग आप देख चुके हैं, धीमे धीमे बढ़ती हुई कोई चीज़, डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना, जोरों से आलोचना करना। करेक्ट, दिस वर्डिक्ट इज अ रिफ्रेशिंग स्मैकडाउन ऑफ द ऑपरेसिव फोर्सेस। ये जो फैसला लोगों का आया है, वर्डिक्ट, चुनाव का जो फैसला आया है, ये एक रिफ्रेश कर देने वाला पटकी है, स्मैकडाउन है। स्मैकडाउन एकदम डिफीट होती है, एकदम रेसलर देता है ना किसी दूसरे रेसलर को पकड़ के घुमा करके पटकनी, तो ये एक रिफ्रेशिंग पटकनी है या एक डिफीट है ऑपरेसिव फोर्सेस की, दमनकारी ताकतों की। और कौन सी फोर्सेस हैं ये? थ्रेटनिंग सिविल लिबर्टीज, जो सिविल लिबर्टीज को, आम आदमी के अधिकारों को थ्रेटन करती हैं। और ये कैसे है? प्रूविंग दैट डेमोक्रेसीज हार्ट स्टिल बीट्स विद अ रोबस्ट पल्स। प्रूव करते हुए इस बात को कि इस लोकशाही का जो हार्ट है, जो दिल है, अभी भी वो धड़क रहा है, बीट कर रहा है एक मजबूत धड़कन के साथ, रोबस्ट पल्स के साथ। और ये कब कर रहा है? इवन इफ इट ऑफ्टन फील्स लाइक अ रोलर कोस्टर बिटवीन होप एंड डिस्पेयर। कह रहा है ये तब कर रहा है, इवन इफ, अक्सर ये फील होता है कि ये एक रोलर कोस्टर में बैठा है। रोलर कोस्टर एक झूला होता है, एकदम ऐसे गोल वाला झूला, आपने देखा ना, एकदम ऊपर जाते हो तो अलग डर लगता है, नीचे आता है तब अलग डर लगता है, वो रोलर कोस्टर टाइप होता है झूला। कह रहा है यहाँ
ये तब हो रहा है यहाँ तक कि जब जब हमें ऐसा फील होता है कि ये जो हार्ट है एक रोलर कोस्टर में है, जो होप और डिस्पेयर के बीच का है, जो आशा और निराशा के बीच का है। तो कभी निराशा कभी आशा फील होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको लगेगा डेमोक्रेसी का हार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है भारत में, इस लोकशाही को हराना या मिटाना बहुत मुश्किल है। वर्डिट यानी फैसला, वर्ब है इसकी इज, ऑपरेसिव यानी दमनकारी, हाईली टायरेनिकल, अथॉरिटेटिव है ना, तानाशाही, जो आपको दबाए, आपकी बात का गला घोंटे, ऑपरेसिव। चलिए हार्ट की वर्ब है बीट्स, बीट विद अ पल्स, किसी पल्स के साथ में, धड़कन के साथ में बीट करना यानी धड़कना। इट की वर्ब है फील्स, रोलर कोस्टर यानी वो झूला, अप एंड डाउन वाला झूला। डिस्पेयर होती है घोर निराशा, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम होपलेसनेस है ना, डेस्पिरेशन भी बोलते हैं डिस्पेयर को। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। करेजी येट द ब्रॉडर पॉलिटिकल लैंडस्केप इज लाइक अ ट्रेजिकॉमेडी। कह रहे फिर भी जो बड़े स्केल पे पॉलिटिकल लैंडस्केप है, सियासी जो माहौल है, वो एक ट्रेजिक कॉमेडी जैसा है। ट्रेजिक कॉमेडी क्या होती है? ऐसी कॉमेडी जिसमें आपको ट्रेजेडी दिखे, हंसी भी आए और निराशा भी हो, अंदर से बुरा भी फील हो। इसको डार्क ह्यूमर भी बोल सकते हैं, सटायर भी बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है एक सटायर की तरह, एक व्यंग्य या उपहास की तरह है भारत में। और कैसे? अब कॉलम लगा के बता रहा है। ड्रंक ऑन पावर, रूलर स्पाउट लाइज wrapped in theatrical flair and rationality is thrown to the wind। कह रहे जी पावर पे ड्रंक होकर के, शक्ति के नशे में चूर होकर के जो रूलर्स हैं, जो नेता हैं, वो स्पाउट करते हैं, बकते हैं ऐसे झूठ को। स्पाउट का मतलब होता है ऐसे मुंह से कुछ भी बोल देना, है ना। तो ये मुंह से निकालते हैं ऐसे लाइज को, ऐसे झूठों को जो रैप्ड हुए हैं, जो लिपटे हुए हैं थ्रेटिकल फ्लेयर में। देखिए फ्लेयर का मतलब होता है आपकी पनाश, स्टाइल, किसी काम को करने का अंदाज। और थिएट्रिकल मतलब एकदम थिएटर के जैसा, एकदम रंगमंच के जैसा, है ना, एक ड्रामा की तरह। तो इनके झूठ तो होते हैं वो एकदम ड्रामेटिक होते हैं, आपको सुनकर लगेगा किसी मूवी का डायलॉग है ये जो बोल रहा है, ये जो लीडर इस बात को बोल रहा है, ये एकदम लगेगा किसी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, किसी इरफान खान की पॉलिटिकल मूवी जो है उसका डायलॉग है। तो इस तरह से फ्लेयर के साथ में वो झूठ के डायलॉग्स बोलते हैं। और कह रहा रैशनैलिटी जो है, जो लॉजिक जो है, रीजन जो है, उसको थ्रो टू द विंड कर दिया जाता है। व्हेन समथिंग इज थ्रोन टू द विंड, आप उस चीज़ को केयरलेस होकर के, मतलब उस चीज़ को नज़रअंदाज ही कर रहे हो आपने उस, भाई हवा आ रही थी, हवा में किसी चीज़ को उछाल दिया, आप चाहते ही नहीं हो वो चीज़ आपके पास रहे, है ना। तेज़ हवा में कोई हल्की चीज़ उछालोगे तो वो चली जाएगी आपसे। तो वैसे ही लॉजिक को भी थ्रोन टू द विंड कर देते हैं पॉलिटिशियंस जब वो झूठ बोलते हैं। चलिए रूलर्स की वर्ब है स्पाउट। स्पाउट का मतलब होता है बोलना, बकना, अगर इस वर्ड को आप देसी भाषा में समझना चाहें। रैप का मतलब होता है लिपटा हुआ। फ्लेयर यानी स्टाइल, थिएट्रिकल फ्लेयर यानी एकदम रंगमंच का स्टाइल। रैशनैलिटी यानी लॉजिक, इसकी वर्ब है थ्रोन। कह रहा देयर स्पीचेस डिवॉइड ऑफ डिग्निटी एंड ब्रिमिंग विद डिसेप्शन टर्न द पॉलिटिकल अरेना इनटू अ सर्कस। इनके जो स्पीचेज होते हैं, जो भाषण होते हैं, जो डिवॉइड ऑफ डिग्निटी हैं, जिनमें कोई डिग्निटी नहीं मिलेगी आपको, कोई गरिमा नहीं मिलेगी। डिवॉइड ऑफ होना यानी वंचित होना। और ब्रिम विद होते हैं, ऊपर तक भरे होते हैं डिसेप्शन से। ब्रिम होना यानी भरा हुआ होना, जैसे ग्लास भरा होता है ना ऊपर तक। कह रहा है ये डिसेप्शन से, धोखे से भरे होते हैं, फ्रॉड से भरे होते हैं। कह रहा है ऐसे भाषण जो है ना, वो बदल देते हैं पॉलिटिकल अरेना को, सियासी अखाड़े को एक सर्कस में, एक मजाक मस्ती माहौल के जो है माहौल में। स्पीचेस की वर्ब है टर्न, डिवॉइड ऑफ होना, डिप्राइव्ड ऑफ होना। देख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवॉइड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, और तीसरा है बिरेफ्ट ऑफ। ठीक है, किसी चीज से वंचित होना। ऑफ इनके बाद में फिक्स्ड होगा, तीनों ही वर्ड्स अपने बाद में ऑफ को लेते हैं। आज के क्विज में मैंने डिवॉइड के बाद में ऑफ की जगह फ्रॉम लगा के दिया हुआ, आपको ध्यान रखना। वंचित हैं तो किसी चीज़ से ऑफ लगा के आप बताएंगे। ब्रिम विद होना यानी ऊपर तक भरा हुआ होना, जैसे गिलास ऊपर तक भरा होता है ना, कुछ भी एक बूंद भी डालोगे तो बाहर गिर जाएगी, तो ब्रिम विद होता है वो गिलास जो है पानी से। डिसेप्शन यानी धोखा, ट्रिकरी, फ्रॉड। कह रहा है जी इन दिस क्लाइमेट इट इज़ क्रूशियल टू सेपरेट प्राइवेट फेथ फ्रॉम पब्लिक लाइफ। कह रहा है ऐसे माहौल में बड़ा ज़रूरी है कि हम अलग रखें हमारे प्राइवेट फेथ को पब्लिक लाइफ से। आपके धर्म को, प्राइवेट फेथ क्या है? आपका धर्म, उसको पब्लिक लाइफ से आपको अलग रखना चाहिए। और ये कैसे करना है? क्राफ्टिंग ए डायलॉग बिटवीन ओवर जेलस
कंजर्वेटिव्स एंड बिलेगर्स लेफ्टिस्ट। क्राफ्ट करते हुए, बनाते हुए, डिज़ाइन करते हुए, क्रिएट करते हुए एक डायलॉग को, एक बातचीत को दोनों पार्टियों के बीच में। पहली पार्टी है कंजर्वेटिव्स की, जो ओवर जेलस हैं, बहुत ज़्यादा फैनेटिक हैं, कट्टरपंथी हैं, है ना, हाइपर एक्टिव हैं। और दूसरे वो लेफ्टिस्ट जो लिबरलिस्ट हैं, जो बिलेगर्ड हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं, इन ट्रबल हैं, है ना, क्योंकि राइट विंग पॉलिटिक्स चल रही है तो लेफ्टिस्ट जो हैं वो अपने आप ही घिरे हुए हैं ना, ट्रबल में होंगे। बिलेगर्ड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होना, सराउंडेड होना। चलिए, इट की वर्ब है इस, इट्स एब्रिवेटेड फॉर्म है इसकी। क्राफ्ट करना यानी बनाना, ओवर जेलस यानी कट्टरपंथी, ओवर एंथुजियास्टिक फैनेटिक, ठीक है, इसको जिंगोइस्ट भी बोलते हैं। जिंगोइज्म आपने सुना होगा एक वर्ड, जिंगोइस्ट। कह रहा है जी, अ सेन पॉलिटी डिमांड्स एक्शन ऑन मार्जिनलाइजेशन, हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है अगर समझदारी वाली पॉलिटिक्स की देखें, पॉलिटी को देखें, समाज को देखें, तो वो डिमांड करना चाहिए उसको, एक्शन को यानी हरकत को, इन सभी चीज़ों पे। मार्जिनलाइजेशन यानी एब्जेक्ट पॉवर्टी पे, गरीबी पे। मार्जिनलाइजेशन मतलब एकदम हाशिए पे आप हैं, ना खाने को है ना रहने को है, एकदम समाज के हाशिए पे आप रहते हैं। तो एक्शन होना चाहिए इस मार्जिनलाइजेशन की हालत पे जो कोई कुछ लोगों की है। हंगर पे होना चाहिए, भूख पे होना चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए, बेरोजगारी पे होना चाहिए। मूविंग बियॉन्ड फोर्स एसिमुलेशन एंड जीनोफोबिया। मूव बियॉन्ड करते हुए जबरन लगाए गए जीनोफोबिया को से या एसिमुलेशन से। एसिमुलेशन यानी चीज़ों को ग्रहण करना, सोख लेना। आपको ज़बरदस्ती ना आपसे ग्रहण करवाया जाना चाहिए किसी चीज़ को, है ना, और ना ज़बरदस्ती आपको दिमाग में डर डालना चाहिए जीनोफोबिया का। मैं आपको ये भी ना बोलूँ ज़बरदस्ती कि ये आपका भाई है, चाहे वो आपका भाई ना हो, और मैं आपको ये भी ना बोलूँ ये आपका दुश्मन है। तो ये फोर्स्ड एसिमुलेशन और जीनोफोबिया पे वक्त ना ख़राब किया जाए। अगर कुछ काम करना है तो इन चीज़ों को देखो समाज में, गरीबी को, भूख को और बेरोजगारी के ऊपर काम करो। अच्छा डायलॉग है। पॉलिटी की वर्ब है डिमांड्स, इन तीनों वर्ड्स को देख लेना, एसिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन, याद होगा आपको वर्ड। चलिए, अब लास्ट में आपको देगा छोटा सा एक सजेशन। कह रहे इंडियाज रीसेंट इलेक्शंस ऑफर ए ग्लिमर ऑफ होप। भारत के जो रीसेंट इलेक्शन हुए हैं ये एक आशा की किरण को ऑफर करते हैं, ग्लिमर ऑफ होप को देते हैं। अ स्लैब इन फेस ऑफ रिजीम्स फोस्टरिंग हेट्रेड एंड एथनिक स्ट्राइप। और ये एक तमाचा है, स्लैब है फेस में, चेहरे में, ऐसे रिजीम्स के, ऐसे प्रशासनों के जो फोस्टर करते हैं, जो प्रमोट करते हैं हेट्रेड को यानी नफरत को, और एथनिक स्ट्राइफ को, एथनिसिटीज़ के बीच में झगड़े को, दरार को। स्ट्राइफ का मतलब होता है एकदम डिफरेंस, है ना, दो पार्टियों के बीच का झगड़ा। तो ऐसा हर रिजीम जो आपसी लोगों को भड़काए, बिढ़ाए, झगड़ा करवाए, ये इलेक्शन जो हैं एक ग्लिमर ऑफ होप है और उनके लिए एक तमाचा है, एक स्लैब है। चलिए, ग्लिमर का मतलब है किरण, समझते होंगे आप, आशा की किरण है ग्लिमर ऑफ होप। फोस्टर यानी किसी चीज़ को प्रमोट करना। कह रहा है द अवेकनिंग इलेक्ट्रेट हैज़ इंजेक्टेड वाइटैलिटी इनटू अ पोटेंशियली फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन। जो जगता हुआ इलेक्ट्रेट है, वोटर है भारत का, उसने इंजेक्ट कर दिया है, भर दिया है जान को, वाइटैलिटी को। वाइटैलिटी यानी नई जान, ऐसी एक ऑपोजिशन में जो पोटेंशियली फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल यानी बड़ी ही मजबूत, और पोटेंशियली यानी ऐसी संभावना है उसमें, पोटेंशियलिटी है मजबूत होने की। वैसे तो मरी हुई ऑपोजिशन अपने देश में काफ़ी टाइम से, ऑपोजिशन की आवाज़ भी नहीं है ठीक से, है ना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पोटेंशियलिटी है इनमें मजबूत होने की। ऐसी एक ऑपोजिशन में हमारे वोटर ने नई जान को फूंक दिया है। अब ये ऑपोजिशन कौन सी है? पोइज्ड टू कीप द गवर्नमेंट इन चेक। जो पोइज्ड है, तैयार है, बैलेंस्ड है कि वो सरकार पे निगरानी रखे, इन चेक रखे, सरकार पे अंकुश रखे। ऑपोजिशन का काम क्या होता है? जहाँ पे सरकार अपनी मनमानी करती हो वहाँ अपनी आवाज़ उठाना। तो हो सकता है ये ऑपोजिशन भी इस तरीके से तैयार हो सरकार पे निगरानी रखने के लिए। कीप समवन इन चेक। इलेक्ट्रेट की वो हैज़ इंजेक्टेड वाइटैलिटी यानी नई जान, नई एनर्जी, ठीक है। फॉर्मिडेबल यानी जो बड़ी मजबूत हो, चैलेंजिंग हो। कह रहा है जी डेमोक्रेसी दो टेंटेड बाय द रिटर्न ऑफ मैकार्थिज्म एंड पॉलिटिकल मिस एडवेंचर्स इज अलाइव। कह रहा है भारत की जो डेमोक्रेसी है, हालांकि वो टेंटेड है, उस पर टेंट लगा हुआ है, दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, रिटर्न का, वापसी का, मैकार्थिज्म की। मैकार्थिज्म क्या होता है जी? एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लोगों को अक्यूज किया जाता है एज ए जनरल, जो है जनरलाइज करके, इस कम्युनिटी के सारे लोग गद्दार हैं, इस कम्युनिटी के सारे लोग देशभक्त हैं,
समझ गए ना, जनरलाइज स्टेटमेंट देना, एक ही पेंट ब्रश से सबको पेंट कर देना, इस स्टेट के सभी लोग जो हैं एंटी नेशनल हैं, तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैकार्थिज्म। तो ये एक आदमी के नाम से एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, और ये भारत में नहीं है भाई, हिस्ट्री तो मैनकाइंड की बहुत पुरानी है, होता ही होगा और कंट्रीज़ में भी ये। तो डेमोक्रेसी में भले ही धब्बा लगा हुआ है मैकार्थिज्म का, हम लोगों को उनकी जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पे आरोप लगा करके एक ही ब्रश से जनरलाइज कर देते हैं, और पॉलिटिकल मिस एडवेंचर्स का, सियासी जो गलत कदमों का कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये डेमोक्रेसी अलाइव है, जिंदा है, अभी भी बनी हुई है। डेमोक्रेसी की वो है टेंटेड यानी धब्बे से धब्बा लगा होना। कह रहा है इट्स ए स्पिरिटेड रिमाइंडर दैट इवन एज द राइट विंग हार्डन्स द पल्स ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस व्हेन राउज्ड स्ट्राइक्स अगेंस्ट पॉलिटिकल एबरेशंस। कह रहा है ये एक स्पिरिटेड रिमाइंडर है, एक अच्छी स्पिरिट वाला रिमाइंडर है, दैट वो ये कि जहाँ जब एक तरफ राइट विंग हार्डन हो गई है, राइट विंग जो है मजबूत होती जा रही है एक तरफ, इवन एस है ना, वहीं पे जो पल्स है, धड़कन है डेमोक्रेटिक फोर्सेस की, जब वो राउज होती हैं, उनको थोड़ा सा है ना एकदम इंस्टिगेट किया जाता है, उनको थोड़ा सा इनसाइड प्रोवोक किया जाता है। जब जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस की धड़कन को थोड़ा सा पुश दिया जाता है, राउज किया जाता है, वो स्ट्राइक करती हैं पॉलिटिकल एबरेशंस के सामने, राजनीतिक अपवादों के सामने। और कैसे करती हैं? चैंपियनिंग ह्यूमन डिग्निटी एंड मॉरल प्रोग्रेस, चैंपियन करते हुए, अच्छे से प्रमोट या एडवोकेट करते हुए इंसान की गरिमा को और मॉरल प्रोग्रेस को। तो राइट विंग बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी की डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है वो भी आपको लगेगा कमज़ोर है, लेकिन जब वो राउज होती हैं तो राइट विंग पे बहुत अच्छे से जवाब देने का पोटेंशियलिटी रखती हैं, है ना। तो ये इस जो है लास्ट सेंटेंस का कहना है। इट की वो बाय इस राइट विंग की वो बाय हार्डन्स, हार्डन होना, मजबूत होना। राउज का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी को बढ़ावा देना, प्रमोट जो है ना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना। पल्स यानी धड़कन, स्ट्राइक अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के सामने चोट मारना। चैंपियन नाउन फॉर्म में चैंपियन ही होता है, आप पता ही होगा आपको चैंपियन क्या होता है। वर्ब फॉर्म में चैंपियन का मतलब होता है किसी कोज या किसी काम को अच्छे से प्रमोट करना, उसमें लग जाना, है ना, उस चीज़ के अंदर ही अपने आप को अच्छे से लगा लेना, चैंपियन करना। एबरेशंस, एक्सेप्शंस, अपवाद, अनोमली, ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। आर्टिकल वैसे छोटा था लेकिन पढ़ने में थोड़ा मुश्किल था। आज की टोन्स आपको दिखेंगी, ऑप्टिमिस्टिक और दूसरी रेजिलियंट। रेजिलियंस दिखा रहा है, जो झारूपना दिखा रहा है अपनी बातों में, भारत की डेमोक्रेसी को बीच में रख करके। चलिए अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सेंट्रल थीम क्या है इस आर्टिकल की? इन चारों में से कौन सा सेंटेंस इस आर्टिकल की सेंट्रल थीम को बताता है? एक बार खुद से ट्राई दो इसको। देखो जी, अब करवा रहा हूं आपको आंसर, अपना खुद से देख लो एक बार। अथॉरिटेरियनिज्म का राइज हो रहा है, ये बात सही है इस आर्टिकल के हिसाब से, लेकिन इसकी सेंट्रल थीम नहीं है। सेंट्रल थीम ये भी नहीं है क्लाइमेट स्केप्टिसिज्म का क्या इंपैक्ट होगा। राइट विंग नेशनलिज्म के रीसर्जेंस पे भी नहीं लिखा हुआ ये आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा गया डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ पे ऑपरेसिव फोर्सेस के सामने, ठीक है ना। होप अमिट्स डिस्टोपिया, ये बताना चाह रहा है आर्टिकल। तो ऑपरेसिव फोर्सेस के सामने डेमोक्रेसी आज भी खड़ी है। सी आपका आंसर बनेगा सेंट्रल थीम। चलिए, इंडियन इलेक्टोरेट ने, भारतीय वोटर ने कौन सा रोल जो है अदा किया इस आर्टिकल के हिसाब से? उन्होंने कौन सा काम करके दिखाया? देखो, ना तो वो फोर्स्ड एसिमिलेशन को एडवोकेट कर रहे हैं, ना वो सकम कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं अथॉरिटेरियन रूल के सामने, ना वो राइट विंग नेशनलिज्म को परपेचुएट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आगे से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने तो नई जान फूकी है डेमोक्रेसी में, अपने वोट देने की चॉइस के जरिए उन्होंने डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, ठीक है ना, नया पुश दिया है। तो बी अपना आंसर बनेगा। ये बताया गया ना, वोटर जो है इसने ड्रामेटिक ट्विस्ट में अपना जो है अपनी बात को, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। बीच में सारी वोकैब है, आइडियली परफेक्ट स्टेट, लास्ट लाफ, फार क्राई, इंडिग्नेशन और इंसीडियस, इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, जंप द बैंड वैगन एंड थैनाटोफोबिया, सारे वर्ड्स आपको करवा चुके हैं। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एक बार करो, इनको ट्राई दो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिया गया है वीडियो के नीचे, वहाँ से चेक करना। लास्ट में मिलेंगी दो एरर्स, पहली मिलेंगी आपको इस ब्रीमिंग वर्ड के आसपास, दूसरी मिलेगी इस डिप्राइव्ड नाम के वर्ड के आसपास। प्रेपोजिशनल एरर्स हैं दोनों की दोनों। आंसर्स को चेक करना, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। क्लास पूरी देखने वाले बच्चे, मेरे साथ लास्ट तक रहने वाले बच्चे, PD लिख दिया करो।
और अगर सब चीज़ें समझ में आई हों, क्लास में मज़ा आया हो, तो PDI लिख दिया करो सर, पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगा। आपके फीडबैक से ही मुझे ऐसे आर्टिकल्स और इस तरह के लेवल है ना, जिस पे आप PDI लिखते हो, उस तरह की चीज़ों को मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, वैसी थीम्स को। चलिए, अंटिल देन मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। कल आपसे लेंगे मुलाकात, कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को। आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए, अंटिल देन साइनिंग आउट।